बिल्कुल बचपन से ही धार्मिक होने की मैंने कभी मतलब वो नहीं की कोशिश। हुँ। और देवताओं और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जितनी जी, भी धार्मिक हैं, जी, जी। उन पर मेरा विश्वास कभी हुआ ही नहीं। मतलब हुँ, पता नहीं संस्कार कहाँ से आए ये। हुँ, हुँ। हालाँकि मैं आपको पता है कि ब्राह्मण परिवार से जी, जी। संबंध रखता हूँ, जो हुँ, अ, मूल में है, जिन्होंने देवताओं का आविष्कार किया है। आविष्कार जब रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया कि ऐसी कविताएँ कैसे लिखी, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक विरहिणी है, एक स्त्री। हुँ, हर कवि के अंदर जो हुँ, जो है वो एक स्त्री भी विद्यमान होती है। हर कवि हुँ, के का जो दिल है हुँ, वो स्त्री के रूप में भी। और तो कवि जो है वो देख लेता है कि स्त्री के लिए हुँ। मतलब ये दुनिया कितनी क्रूर रही है क्रूर रही है। और ज्यादा क्रूर होती जा रही हुँ, है। हुँ, कि गांधी दर्शन में हुँ, वर्ण व्यवस्था जो है हुँ। वो पीक पर जाती है। पीक पर गांधी जाती जो है वो बड़े आदमी है, है। नो बड़े डाउट, हुँ। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के भी मतलब हिमायती थे। हिमायत कोयल कूकेगी, तुम चाहे अपने कानों में रुई भर लो, तब भी वो कूकेगी। फूल खिलेंगे, तुम चाहे अपनी बिनाई खुरच डालो, तब भी वो खिलेंगे। कविता लड़ेगी, तुम चाहे अपनी पीठ दिखा दो, तब भी वो लड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बातचीत में। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कपिल भारद्वाज। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। मैं सर कविताएं पढ़ रहा था आपकी, और आपके दो काव्य संग्रह हैं, फिर देवता आ गए और बोने प्रहसन और अन्य कविताएं। आपका जो पहला जो काव्य संग्रह है, उसका जो टाइटल है, नाम है फिर देवता आ गए। ये कैसे आपके दिमाग में है? ये जो फिर देवता आ गए जो टाइटल है, हम्म, इसमें जो देवता शब्द है हम्म, वो एक पूरी संस्कृति को दर्शाता है। एक मतलब ये कह लीजिए कि एक पूरी परंपरा को निर्देशित करता है। हम्म, और जब मैं याद करता हूँ, आज से 5 साल पहले ये कविता संग्रह आया था। हम्म, उस समय जो भिड़ंत मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था हम्म, कि दो संस्कृतियों के बीच में भिड़ंत, जिसको कुछ लोग श्रमण जातियों का विरोध, जो मुख्य धारा की जातियां रही हैं या जिनको सवर्ण कहा जाता है, उनके बीच में वैचारिक द्वंद्व उस समय में देख रहा था। हम्म, और उसमें देवता जो हैं वो मुख्य रूप से शामिल होते हैं। हम्म, क्योंकि एक पूरे समाज को और उस समाज के असंख्य लोगों को हम्म, जिस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया गया, जी, और देवताओं और भगवानों को मध्य में ला करके, हम्म, तो मुझे यह निश्चित हुआ मेरे मन में हम्म, कि देवता जो हैं वो खाली सिर्फ क्या कहेंगे उनको, कि वो सिर्फ दिखने के अच्छे हैं। हम्म, वो उनका आचरण जो है हम्म, वो बिल्कुल उनके दिखने के विपरीत है। हम्म, जैसे आप मिथकों को पढ़ेंगे, हम्म, मिथकों को थोड़ा सा गहराई से समझेंगे, हम्म, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर देवता जो हैं वो लंपट प्रवृत्ति के रहे हैं। हम्म, हम्म, और जो ये किताब का टाइटल है, हम्म, यह मेरी इस बात को भी रेखांकित करता है। जब आप दूसरी कविताओं को भी पढ़ेंगे और मुख्य हम्म, कविता जो है जी, जिसके नाम पर यह टाइटल हुआ है, हम्म, उस कविता को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य होने में और देवता होने में एक बड़ा मतलब कंट्राडिक्टरी है। हम्म, और मैं मनुष्य बना रहना चाहता हूँ। हम्म, जब आप उस कविता को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि देवता जो हैं हम्म, वो नेगेटिव, उसके हिसाब से इस पूरे कविता संग्रह में आपको दिखाई देंगे कि वो नेगेटिव करेक्टर बन करके आए हैं। जो जो मेरा मानना है हम्म, कि दो मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं, हम्म, और उन प्रेम करने वाले मनुष्यों के बीच में हम्म, कुछ देवता रूपी जो करेक्टर आ जाते हैं, जी,
और उन दोनों मनुष्यों की खुशियों को वो खत्म कर देते हैं। खत्म कर देते हैं। तो फिर देवता आ गए का मतलब यही है कि दो मनुष्यों ने प्रेम के माध्यम से इस धरती को खूबसूरत बनाने की चेष्टा की। प्रेम के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को खुशी देने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने ही लोग देवता के रूप में आए और मनुष्य बनने की जो उनकी प्रक्रिया थी या खुशी अचीव करने की जो उनकी इच्छाएं थी उसको समाप्त कर दिया। तो इसलिए जो है फिर देवता आ गए का मतलब है कि दो मनुष्यों के बीच में, उनकी खुशियों के बीच में देवता रूपी जो लोग हैं वो आ गए, जिनका आचरण जो है बहुत ही खराब था। और लेकिन वो बना, लेकिन उनका जो दिखना, जो बाहर का जो दिखावा था वो बड़ा मतलब ऐसा था कि ऐसे बहुत ही ये तो कृपालु हैं, दयालु हैं। जी। तो उसके खिलाफ ये दो संस्कृतियों की आपसी टकराहट टकराहट। जो है इसमें आपको दिखाई देगी। जी। तो मुझे आपकी बातचीत से ऐसा महसूस हुआ, ये जो नास्तिकता के तौर पे तो नहीं आप इस चीज़ों को लेके जा रहे? कह सकते हैं हुँ, कि नास्तिकता का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, और कोई किसी भी कवि की कोई कृति आती है तो उसमें अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके जीवन का वो भी उसमें ऐड हो जाता है। तो मैं शुरू से ही मतलब बिल्कुल बचपन से ही धार्मिक होने की मैंने कभी मतलब वो नहीं की कोशिश। और देवताओं और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जितनी जी, भी धार्मिक हैं जी, जी। उन पर मेरा विश्वास कभी हुआ ही नहीं। मतलब हुँ, पता नहीं संस्कार कहाँ से आए ये। हुँ। हालांकि मैं, आपको पता है कि ब्राह्मण परिवार से जी, जी। संबंध रखता हूँ, जो हुँ, मूल में है, जिन्होंने देवताओं का आविष्कार किया है, आविष्कार या किया। जिसको कह सकते हैं कि देवताओं को लोक में उतारा है। लोक में उतारा। लेकिन मेरा कभी मतलब इनके प्रति रुझान हुआ नहीं। जैसे मैंने हुँ, बिल्कुल बचपन में ही जैसे महाभारत पढ़ी हुँ, या रामायण को देखा पढ़ा। हुँ, हालांकि उस समय में इतनी मैच्योरिटी थी नहीं, धीरे हुँ, धीरे मतलब समझे हुँ। और समझा चीज़ों को, तो फिर बिल्कुल एकदम से मैं विमुख हो गया इन चीज़ों से। विमुख हो गए। हाँ, वो ऐसा ही चला। फिर मैं उसके बाद जब ये कविताएं लिखी जा रही थी तब हुँ, तो समझ थोड़ी सी विकसित हो गई थी, विकसित। तो मैं बिल्कुल अपोजिट हो गया। नास्तिकता कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि ईश्वर का अस्तित्व, लेकिन सस्पेंस में ही है। मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं नास्तिक हूँ या जी। मतलब, क्योंकि स्पष्ट रूप से कोई चीज कह देनी चाहिए, हुँ, है ना। विशेषकर कवि है कवि जी। या कोई लेखक है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो हुँ, उसको बिल्कुल निश्चित रूप से अपनी बातें कह देनी चाहिए। कह देनी चाहिए। जी। तो जब भी कोई पहली किताब या पहली कविता या कोई काव्य संग्रह लिखा जाता है, तो समर्पित करते हैं, माता-पिता को करते हैं, गुरुजनों को करते हैं। तो मैंने आपकी इसमें किताब में देखा, आपने डोली को समर्पित किया हुआ है। क्या हम जान सकते हैं कि समर्पित तो जैसे कोई भी किताब, जैसे निराला ने कुल्ली भाट हुँ, जो हुँ। उनकी किताब है, जी। उसने उनको जो समर्पण करते हैं उसमें लिखा कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो इस किताब के योग्य हो जिसको समर्पित कर सकूं। कर सकूँ। वो अपना एक निजी व्यक्तिगत फैसला होता है। हुँ, और ये जो मेरा फैसला था वो बिल्कुल एकदम नितांत रूप से निजी था, और काफी इस पर मुझे कोई मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पश्चाताप कर रहा हूँ या हुँ, कोई हुँ, हुँ, और है। हुँ, मेरे जीवन में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था, हुँ, और मैंने उनको कहा था कि मतलब मैं उनके लिए किताब जरूर लिखूंगा। हुँ। तो इसलिए ये मतलब उनको समर्पित किया समर्पित गया। किया। एक कविता का शीर्षक है आपका इसमें, कविता में पूँछ। हम्म, आप लिखते हो कि एक कविता सुनाऊँ? रहने दीजिए, नरक की यात्रा में गऊ की पूँछ नहीं पकड़ी जाती। ये किन संदर्भों को देखते हुए आप? ये जो आपने पहला प्रश्न किया था कि हुँ, फिर देवता आ गए, और फिर मैंने उसका जवाब दिया था, हुँ, उसी चीज को आगे बढ़ाती है। हुँ, और मेरे विचार में जो कविता है हुँ, वो आदमी
को स्पष्ट रूप से समाज के सामने लेकर के आने की एक कोशिश होती है, स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से। जी, तो जिस प्रकार का एक हव्वा खड़ा किया गया है कि स्वर्ग है, नरक है, ये बिल्कुल। है वो, तो मैं मानता हूँ कि कविता जो है वो उसके खिलाफ खड़ी है, मैं मानता हूँ। जैसे आचार्य शुक्ल ने भी कहा है ना कि जिस कविता में धार्मिक चीजें होती हैं वो फिर छोटी कविता हो जाती है। छोटी कविता। तो मेरा भी यही मानना था कि इसलिए मैंने उन्हीं मिथकों का प्रयोग करते हुए उनके खिलाफ लिखने की कोशिश की है। कोशिश की। हालांकि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है अपने पहले कविता संग्रह के बारे में हम्म, कि मैं अगर थोड़ी सी अपनी गति को धीमी कर देता तो कुछ और अच्छी कविताएं इसमें ऐड हो सकती थी, हो सकती थी। है ना? लेकिन जल्दबाजी और ये कविताओं में अगर आप देखेंगे तो जल्दबाजी आपको दिखाई देगी। दिखाई देगी। एक एक बेसब्रापन दिखाई देगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज़ें उस समय में उम्र भी ऐसी थी और समझ भी बस इतनी ही थी, क्या कर सकते हैं, है ना? इसी चीज को देखते हुए आपने जो कहा भाई कविताओं में बेसब्रापन, जल्दबाजी, हुँ, आपने पहले ही निश्चित कर लिया, इसमें एक शीर्षक है पहले ही। हुँ, भाई कविता लिखने से पहले ही कवि का दर्जे पाने वाला, हुँ, कवि का दर्जा पाने वाला, जी, मैं जोर दे के इस बात को बोल रहा हूँ जी, कि जी, कवि जी। का दर्जा पाने वाला मैं पहला हूँ। हुँ, हुँ। मतलब आपने पहले ही काव्य संग्रह से अपने आप को कवि घोषित कर दिया। ये कितना सार्थक है इस बात में मुझे। ये जब आप इस कविता को पूरी पढ़ेंगे, हुँ, हुँ, तो आपको पता चलेगा हुँ, कि मैंने कवि होने के इसमें लक्षण बताए हैं, हुँ, कि एक कवि के अंदर उसकी सोच जो होती है, हुँ। उसका जो जीवन जीने का जो ढंग होता जी, है, जी। वो इसमें दिखाया गया है। हुँ, और कवि वो नहीं होता जो कविताओं के सागर मतलब भरता रहता है या बहुत हुँ। सारे ग्रंथ लिखता रहता है, ग्रंथ लेकिन लिखता रहता है। मैंने आचरण पर हुँ, बल दिया है कि हुँ। कवि का आचरण अगर इस प्रकार से होगा तो वो बेटर कवि होगा। बेटर कवि होगा। उसमें कितनी संवेदनाएं हैं, हुँ, कितना समाज को लेकर के और सत्ता को लेकर के, राजनीति को लेकर के किस हुँ, प्रकार से सोचता है। हुँ, 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 तो आप इस पूरी कविता को पढ़ेंगे तो आपको हुँ, और अच्छा महसूस होगा। मतलब ये अहंकार की बात नहीं कह रहा कि मैं कविता लिखने से पहले ही कवि का दर्जा पाने पाने वाला हूँ। हुँ, ये मतलब मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कविता लिख रहा है तो अगर उसका आचरण ऐसा हो हुँ। तो वो अच्छा होता है। इसके पीछे भी कारण है, जी। क्योंकि जो मेरी पाठकीय यात्रा रही है हुँ, वो उन लोगों के प्रति मैं ज़्यादा आकर्षित रहा हूँ जिन्होंने ज़िंदगी को इस ढंग से जिया। हुँ। जैसे निराला को मैंने सबसे पहले पढ़ा सबसे पहले पढ़ा। और इसमें बहुत सारे हैं, बेचैन शर्मा उगर है हुँ। और पाश्चात्य पांडे साहित्य से बेचैन भी शर्मा हैं। उगर जी। हुँ, जी, और जॉन एलिया हुँ, हैं या एक किशन सरोज थे हुँ, शायर, हुँ। मंटो हैं। मैंने मंटो। उन लोगों को ज़्यादा पढ़ा जिन्होंने अपने जीवन को होम करके, अपने हुँ, जीवन को ख़त्म करके हुँ, साहित्य में मतलब अपनी एक पहचान बनाई या लोगों को कोशिश की कि वो जागृत हों, हुँ। उनकी चेतना जागृत हो। जी। आप जॉन एलिया साहब को बहुत कोट करते हो। ज़्यादा ही पसंद है आपको? हाँ, जॉन को हमने मतलब बहुत उनको सुना है, हुँ, उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनका साहित्य, लिटरेचर और उनकी समझ को हुँ, अ, आत्मसात करने की भी कोशिश की है। जॉन हुँ, जो है वो अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति थे हुँ, और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि उनकी जो नाटकीयता है, सिर्फ़ उनकी नाटकीयता ने प्रभावित नहीं किया, हुँ, उनके जीवन जीने की शैली ने, हुँ, उनकी पोएट्री ने, जिस प्रकार से वो अ, अद्भुत दृश्य निर्माण करते हैं और एक पूरी सभ्यता को संबोधित करते हैं। हुँ, उनकी शायरी में जब आप शायरी को गहराई से पढ़ेंगे, हुँ, तो बहुत ही शानदार, अद्भुत मतलब बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। हुँ। मैं आपकी कविता पढ़ रहा था एक, जंग लगी दराती। जी। आपने जो ये प्रतीक जो आम जो हरियाणा का दराती बहुत ही ख़ास प्रतीक है। मैंने बहुत सी कविताएँ पढ़ी, मुझे दराती प्रतीक नहीं मिला। लेकिन आपका कविता पढ़ने के बाद मुझे प्रतीक मिला और वो विमर्श से जुड़ा हुआ है। जैसे छोटी बच्चियों के साथ शोषण हो जाता है, रेप हो जाता है। वो कविता है आपकी 8 साल की बच्ची की योनि से रिश्ता खून। ना तो भय पैदा कर रहा था किसी देवता के कुपित होने का, ना उन्हें लज्जा आई खुद के मानव होने। ये जो दराती का प्रतीक है, ये कैसे सोच पाए आप? ये जिस लोक से या जिस
पृष्ठभूमि से हम आते हैं, वहाँ दराती जो है एक सहज और स्वाभाविक मतलब एक यंत्र है, ठीक है ना। ये जो कविता लिखी गई थी, ये लिखी गई थी एक घटना को आधार बना करके। एक मंदिर में एक छोटी बच्ची का रेप कर दिया गया था मंदिर में। मंदिर में। तो जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो फिर गुस्सा होना और क्षोभ पैदा होना सामाजिक व्यवस्था के प्रति, तो वो गुस्सा जो है वो पूरी कविता में यहाँ पर आ गया। और फिर वो जो प्रतीक है दराती का, वो सहज रूप से आया है। उसको मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने पहले सोच लिया था, वो बस कविता लिखते हुए ही आया। मैं कुछ और भी प्रयोग कर सकता था, जैसे त्रिशूल का प्रयोग किया, भाला का प्रयोग किया जा सकता था, वो देवीय प्रतीक हो जाता, लेकिन वो देवीय प्रतीक हो जाता। और लेकिन दराती जो है वो बिल्कुल लोक से जुड़ी हुई है और जो परिश्रम करने वाली जातियों से जुड़ी हुई है ना। तो वहां से वो प्रतीक आया, और वो हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो प्रतिबद्धता है, हम किसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, उसको भी मतलब दर्शाता है। आपका दूसरा काव्य संग्रह बौने प्रहसन और अन्य कविताएं, उसमें कविता मैंने पढ़ी, चुनना। चुनना महत्वपूर्ण होता है। आज के समय में जो एक कवि है, लेखक है, और हमारे समकालीन जो चीजें चल रही हैं, सत्ता से जितनी भी जो दबाव या भय की जो राजनीति आज के टाइम में, एक कवि का कितना जरूरी हो जाता है एक पक्ष को चुन लेना। इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? आपने मुक्तिबोध की वो पंक्ति सुनी होगी कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, वो इसी बात को रेखांकित करता है। और इसी एक पंक्ति को ध्यान में रखते हुए ये कविता लिखी गई थी कि चुनना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर देखने में आया कि कुछ हमारे आसपास ऐसे कवि होते हैं जो उस तरफ की भी बात करते हैं, उस तरफ की भी बात करते हैं, जो उस मंडली में भी मिलते हैं, वो उस मंडली में भी मिलते हैं। तो पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं उन कवियों से या उन लोगों से जो हर तरफ पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो जिसने हमारी चेतना का विकास किया, या जो लोग हमारी चेतना का हिस्सा बने, जिन्होंने हमारी समझ को विकसित किया, उन्होंने बताया कि चुनना महत्वपूर्ण होता है। आप या तो खड़े रहो या पड़े रहो, आप मतलब बीच की स्थिति में नहीं हो सकते। हमने अपने अपने जो बड़े जिनको हम मानते हैं उनसे यही सीखा, और वो ये कविता जो है वो उसी को रेखांकित करती है। आपने मुक्तिबोध का जिक्र किया, मुक्तिबोध बोलते भी हैं, लिखते हैं कविता में भी, तय करो किस ओर हो तुम। तो मुक्तिबोध से बात याद आई कि मुक्तिबोध की वैचारिक प्रतिबद्धता नई कविता को किस दिशा में ले जाती है? मुक्तिबोध पर बड़ा मतलब बहुत डिबेट हुई है रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह में, दोनों बड़े आलोचक हैं। और रामविलास शर्मा उनको पूरी उम्र जो है अस्तित्ववादी कवि घोषित करने में लगे रहे, जबकि नामवर सिंह थे जिन्होंने कहा कि ये प्रगतिशील कवि हैं। मुक्तिबोध जो है वो हिंदी कविता को उच्चतम शिखर पर ले जाते हैं। हालांकि कुछ पाठक जो हैं, उनके जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो इस बात की बड़ी शिकायत करते हैं कि मुक्तिबोध बड़े कलिष्ठ हैं और उनकी कविता जो है बड़ी दुर्भेद्य और ऐसी शब्दावलियों से भरी हुई है जिनको समझना आसान नहीं है। लेकिन वैचारिक स्तर पर मुक्तिबोध बहुत ही उच्च शिखर पर ले जाते हैं हिंदी कविता को। जी। और अक्सर आपने सुना होगा कि मुक्तिबोध जो है उनकी कविता में उनकी जो टर्म है ना, उन्होंने जो एक सूत्र वाक्य दिया है, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, बिल्कुल, ये जो है पूरी पोइट्री का बीज वाक्य है, सूत्र वाक्य है। सिर्फ सूखा ज्ञान जिसमें संवेदना नहीं होगी उसका कोई मतलब नहीं है, और कोरी भावुकता जिसमें ज्ञान नहीं होगा उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुक्तिबोध की कविता में ऐसे ऐसे प्रतीक मिलते हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलते, हिंदी कविता में कम से कम वो नहीं मिलते, है ना। और मुक्तिबोध जो है वो न सिर्फ अपनी कविता के माध्यम से, बल्कि जो उन्होंने जो आलोचना लिखी है, एक साहित्यिक की डायरी, जो कविता का आत्म संघर्ष, और वो अद्भुत थे। उनका मतलब काम अद्भुत था।
हालांकि मुक्ति बोध पर बात करते हुए मैं झिझकता हूँ, हुँ। क्योंकि कई बार हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं हुँ। और उन पर बात करते हुए अतिरिक्त उत्साह से हम कुछ बातें ऐसी कह देते हैं, जी, जी। तो उससे बचना चाहता हूँ मैं अक्सर, मतलब उन पर बात करते हुए, हुँ। क्योंकि उनको पढ़ा है और उनसे बहुत कुछ ग्रहण भी किया है, हुँ। लेकिन बात करने योग्य मैं नहीं हूँ, और इतना विस्तार से बात करने योग्य नहीं हूँ। तो सर जैसे भाषा है कविताओं में, भाषा और बिंब, जो भाषा और बिंब योजना है, ये समकालीन कविता को नए तरह का आयाम दे पाई या नहीं? नई कविता को आप हुँ। जाइए सीधा शमशेर बहादुर सिंह के पास, हुँ। ठीक है ना, जी। आप उनके बिंब देखिए, हुँ। जो उनकी इंद्रियकता है, उनके जो इमेजिनेशन है, हुँ। उनका जो दृश्य को प्रस्तुत करने का जो विधान है, हुँ। वो अद्भुत है। हुँ। शमशेर बहादुर सिंह ऐसा, मतलब बिंब बनाते हैं, पीली छतरी वाली लड़की, या हुँ। पीली, सॉरी, पीली छतरी वाली उनके। वो नहीं है, उनका उनका एक और था जो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कविता लिखी थी, हुँ। और उनकी जो दूसरी कविताएं हैं, बिंब के मामले में शमशेर बहादुर सिंह से बेहतर कवि हुँ। हिंदी में कोई हुआ नहीं है। हुँ। हालांकि बाद में केदारनाथ सिंह की कविता में अच्छे बिंब देखने को बिंब। मिलते हैं, केदारनाथ सिंह की जी। कविता में। और बिंब और भाषा हुँ। किसी भी कविता को मतलब परिपूर्ण बनाने के लिए या बड़ी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण होता है। जी। मुक्तिबोध की कविता में भी जो बिंब आपको देखने, जो हुँ। अंधेरा है, हुँ। जो तालाब है, जो हुँ। भूतिया हुँ। पूरा, मतलब वो वातावरण जिस प्रकार से वातावरण। दिखाते हैं, जी। वो शानदार है, अद्भुत है। बिंब जो है वो कविता को बड़ा बनाते हैं, इसमें हुँ। कोई शक नहीं है। शमशेर को कवियों का कवि कहा जाता है। जी, हुँ। कवियों का कवि कहने का अभिप्राय ये है हुँ। कि अगर किसी कवि को कविता लिखना सीखना है, हुँ। तो शमशेर बहादुर सिंह के पास जाना होगा, हुँ। है ना। जी। अंडररेटेड कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, हुँ। लोग उनका नाम ले लेते हैं, हुँ। लेकिन उन पर इतना, मतलब विचार हुआ नहीं है हिंदी कविता के संदर्भ में। हुँ। या हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में हुँ। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं न के बराबर पढ़ाई नए के जाती हैं, बराबर न के बराबर। पाठ्यक्रम में। हाँ, पाठ्यक्रम हुँ। में भी, और उन पर रिसर्च वगैरह ज़्यादा, मतलब उस प्रकार से काम हुआ नहीं है। हुँ। जब देखते हैं हम दिल्ली कार्यक्रम जो होते हैं या बनारस जो कार्यक्रम होते हैं, हुँ। मतलब शमशेर बहादुर सिंह को इस प्रकार से नहीं हुँ। दिखाया जाता, उन पर इतना, मतलब काम करने की कोशिश नहीं की गई है। खैर, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है हुँ। लोगों को देखने का, है ना। जी। तो आपने सफ़र तय किया, आज आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। आपकी जो साहित्यिक यात्रा है या आपका जो अध्ययन है, ये कैसे आरंभ हुई और कहाँ से आरंभ हुई? ये जो पाठकीय यात्रा हुँ। है या जो साहित्यिक यात्रा है, हुँ। बिल्कुल बचपन में मुझे याद आता है, जब मैं 6वीं या 7वीं क्लास में था, हुँ। तो मतलब घर में ही गाइड जो पढ़ी हुई मिली थी मेरे को, हुँ। और उसमें कहानियों के अनुवाद थे, इंग्लिश कहानियों के अनुवाद, हुँ। और वो कहानियाँ मैंने पढ़ी, तो कहानियों में मेरी रुचि हुई। हुँ। और जो निर्णायक मोड़ था, हुँ। वो जब मैं 11वीं क्लास में था, तो मुझे मिला चित्रलेखा नॉवेल, घर में ही पढ़ा हुआ हुँ। चित्रलेखा। चित्रलेखा नॉवेल, और वो बड़ा अद्भुत था। और हुँ। उस समय क्योंकि किशोरावस्था थी, जी। और एक एडोलसेंस एज में जो क्वेश्चन होते हैं एक हुँ। बच्चे के दिमाग में, या एक थोड़ा बड़े होते किशोर के जो दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, हुँ। धर्म का, समाज का, भगवान का, हुँ। वो जो नॉवेल था उसने पूरी दिशा, मतलब बदल दी। उसके बाद हुँ। ग्रेजुएशन के दौरान हुँ। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ पढ़ी, हुँ। और कुछ नॉवेल पढ़े, जो प्रेमचंद के नॉवेल पढ़े, हुँ। सेवा सदन, गबन वगैरह। हुँ। तो इस प्रकार से यह यात्रा शुरू हुई। फिर उसके बाद इसी कारण से, सिर्फ इसी कारण से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्टडी के लिए आना हुआ, हुँ। एमए के लिए। और वो जो लाइब्रेरी में जो चीज़ें रखी हुई थी, वो हुँ। फिर धीरे धीरे जो लोग मिलते रहे, हुँ। जैसे सुभाष सर मिले, हमारे जो मार्गदर्शक रहे, हुँ। जिन्होंने साहित्य में हमारी रुचियों को फैलाया, हुँ। जिन्होंने व्यापक मतलब समझ विकसित करने के सूत्र दिए, जी, जी।
और बहुत सारे लोग थे, ओम प्रकाश करुणेश जी थे, बहुत सारे लोग थे, हरपाल गाफिल जी थे, जो साहित्य में मतलब बिल्कुल लगे हुए थे। धीरे धीरे फिर मतलब कुछ ऐसे दोस्त भी मिले जिन्होंने और चीज़ों की समझ विकसित, जैसे डॉक्टर दिग्विजय हैं, उन्होंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनका योगदान जो है वो मेरी जो समझ विकसित होने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। वो डिबेट जो हम करते थे शाम के समय, अक्सर कहीं बैठते थे तो बातचीत होती थी वो, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर लिटरेचर के से बहुत अच्छे मतलब ज्ञानी थे, जी तो वो बात रखते थे, तो हम अपनी बात रखते थे। मनजीत भोला ने बहुत कुछ सिखाया, जिस प्रकार से उन्होंने काफ़ी प्रतीक ऐसे दिए। मनजीत भोला से बातचीत के दौरान मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कविता की भाषा को समझने में उनसे, क्योंकि वो रागनियाँ लिखते थे और लोक की चीज़ें उनसे प्राप्त हुई। मंगतराम शास्त्री जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, परमानंद शास्त्री जी हैं, हरभगवान चावला हैं, जो हमारे आसपास के बड़े लोग थे, उनसे सीखने को मिला। और बाद में फिर और साथी मिले, नरेश दहिया अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, उनका भी बात करने का बड़ा मतलब विनम्र तरीका है उनका, और काफ़ी कुछ चीज़ें वो बीच बीच में ऐसी बात कर जाते हैं जो मतलब दिमाग में अटकी रहती है और अच्छा है। और बाकी साथी हैं, गौरव हैं, योगेश हैं। योगेश की जो मैच्योरिटी है हमें देखने को अक्सर कहीं कहीं मिल जाती है। वो जिस प्रकार से साहित्य को देखने का एक नया तरीका, वो तो बड़ी उम्मीद है उनसे भी। मतलब जैसे मेरी जो साहित्यिक समझ है उसको विकसित होने में संवाद महत्वपूर्ण रहे हैं, संवाद, डिबेट महत्वपूर्ण रही है, बार बार चीज़ों को बताना, किसी को किसी से सुनना, बातचीत करनी रात रात भर तक। शैलेंद्र थे, शैलेंद्र सिंह, उनके साथ जो बातचीत होती थी उस समय पे बड़ा मतलब संवाद, डायलॉग्स और बार बार बातचीत करना, उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सारे लोग थे, कुछ नाम छूट भी जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, तो इस प्रकार से चले यात्रा। आपने मतलब कुरुक्षेत्र में बहुत समय गुजारा है और ये सारे जो जितने भी आपके साथी हैं लगभग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं। जी जी, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहते हुए सर, जाहिर सी बात है, एक कवि है, कवि हो आप, प्रेम भी आया होगा जीवन में कभी? प्रेम तो मतलब हर पल रहता है। जी। जब कविताएं नहीं लिखते थे तब भी हमने अपने अंदर प्रेम को महसूस किया। जब हम यूनिवर्सिटी आए तब भी प्रेम कभी बाहर नहीं जाता। प्रेम हमेशा मनुष्य के अंदर एक बीज के रूप में पड़ा रहता है। और आप हमारी इसकी कविताओं को देखेंगे, दोनों कविता संग्रहों की, तो आपको अक्सर मतलब प्रेम 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 पर कविताएं ज़्यादा दिखाई देंगी। और वो इसलिए क्योंकि अमृता प्रीतम ने कहा था ना कि ईश्वर जो है वो आदमी के उसी गुण की परीक्षा लेता है जो उसके अंदर मौजूद होता है। तो हमारे अंदर प्रेम था, तो वो याद आता है। तो प्रेम तो मतलब रहता है, आज भी है, हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा रहा। कवि के लिए जरूरी या सभी के लिए जरूरी? सभी के लिए जरूरी है। अगर प्रेम नहीं होगा तो एप्स्टीन फाइल बनेंगी, प्रेम नहीं होगा तो हिरोशिमा और नागासाकी होगा, प्रेम नहीं होगा तो फिर कहीं बम विस्फोट होंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं प्रेम जो है आदमी को। कबीर जो क्या कहते हैं, कबीर आपने पता होगा, कबीर, बिल्कुल सर, कबीर ने प्रेम को इतना व्याख्यायित किया है और इतना विस्तार दिया है। आप चाहे तुलसीदास को पढ़ लीजिए, वो भी रत्नावली के प्रेम में जिस प्रकार से घिरे जी। और किसी भी मतलब प्रेम तो एक अद्भुत ताकत देने वाली चीज है, आदमी को इस दुनिया को सुंदर बनाने वाली चीज। प्रेम जो है आदमी को, आदमी के फलक को व्यापक बनाता है। प्रेम जो है आदमी के सोचने समझने की शक्ति को भी विकसित करता है। प्रेम जो है हर चीज को खूबसूरत बनाता है। अगर क्योंकि दुनिया में इतनी तकलीफें, इतनी दुख हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि प्रेम का अभाव होता जा रहा है। लोग प्रेम को उस रूप में समझ नहीं पा रहे हैं जैसा कबीर ने समझा था, या जैसा निराला ने समझा था, या जितने भी प्रेमचंद ने समझा था।
आपने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया अभी, जो देश के हालात हैं, विश्व फलक पे जो चीजें चल रही हैं, मानवता अपने नीच रूप को दिखा चुकी है। आप इसको एक कवि की दृष्टि से कैसे देखते एक कवि की दृष्टि से एप्स्टीन फाइल को देखने के लिए आपको एक सहज मनुष्य होना पड़ता है, हैं? ठीक है ना। कवि की दृष्टि तो खैर वो तो चीज़ों को ढूंढ ही लेती है, हम्म और वो एप्स्टीन फाइल से पहले की भी चीज़ों को देखती रही है। हम्म लेकिन जिस प्रकार से हमारे सामने ये जो चीज़ें आई हैं, हम्म और ऐसा लगता है कि स्त्री के लिए, एक हम्म औरत के लिए, एक हम्म महिला के लिए, एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए हम्म ये दुनिया कितनी क्रूर है, क्रूर है, बिल्कुल। और उसको बिल्कुल एकदम से भोग्य है। हम्म और जितनी क्रूरताएं, जितनी नीचताएं, हम्म आ, वो मतलब दुखी करने वाली ही नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा जुगुप्सा से भरने वाले हम्म हैं। आदमी जो है वो ऐसा सोचता है कि मतलब बहुत ही खराब चीजें हैं, हम्म है ना। जैसा रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं ना हम्म कि अ, जब रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया कि ऐसी कविताएं कैसे लिखी, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक विरहणी है, एक स्त्री। हम्म हर कवि के अंदर हम्म जो है वो एक स्त्री भी विद्यमान होती है। हर कवि हम्म के का जो दिल है हम्म वो स्त्री के रूप में भी। और तो कवि जो है वो देख लेता है कि स्त्री के लिए हम्म, मतलब ये दुनिया कितनी क्रूर रही है, क्रूर रही है। और ज्यादा क्रूर होती जा रही है। हम्म प्रेमचंद का जिक्र आया सर, प्रेमचंद भी बोलते हैं भाई, जब आदमी में औरत समझ आएगी ना, तो आदमी आदमी पूरा पूर्ण हो जाएगा। मतलब एक औरत की जो संवेदनाएं हैं, उन चीजों को समझने के लिए। खैर, अगर हम प्रेमचंद पे बात करते हैं तो हम कहानियों को लेके आते हैं। प्रेमचंद की एक कहानी है सर, कफन। काफी दलित आलोचक हैं जो उसकी आलोचना करते हैं कि एक कहानी में आप एक वर्ग को, स्पेसिफिक वर्ग को संवेदनहीन दिखा रहे हो, या उनकी संवेदनाओं को मार रहे हो। आप इस कहानी को किस दृष्टि से देखते हो? यह जो प्रश्न है, हम्म यह मतलब इसका फलक इतना बड़ा है हम्म कि इस पर हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं। जी। कफन कहानी को लेकर के विवाद हुए हैं, हम्म और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, हम्म अ, आलोचना सबकी होनी चाहिए। चाहे हम्म वो गांधी हो, चाहे टैगोर हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे हम्म कोई भी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो। महात्मा हम्म आलोचना जो है वो आलोचना से परे कोई नहीं है। हम्म और कफन कहानी 1935-36 में जब प्रेमचंद जो है हम्म वो अपने अंतिम समय में। समय में थे, हम्म और जब वो उनकी समझ भी जो है ना, आप हम्म देखेंगे प्रेमचंद की हम्म वैचारिक यात्रा को, तो हम्म आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद जो है वो पहले गांधी दर्शन से प्रभावित थे, प्रभावित। गांधी से बहुत प्रभावित थे। गांधी यहाँ विचारधारा तक कि उन्होंने गांधी से प्रभावित होकर के अपनी सरकारी नौकरी को नौकरी भी तक छोड़ दी थी। छोड़ दी थी। हम्म और उनकी जो लेखकीय यात्रा है, आप सेवा सदन से लेकर के और रंगभूमि तक, रंगभूमि। आपने सवाल किया था कि जो दलित आलोचक हैं उन्होंने कफन पर प्रश्न उठाए हैं। हम्म कफन से पहले दलित आलोचकों ने रंगभूमि पर भी प्रश्न उठाए थे, यहाँ तक कि रंगभूमि की प्रतियां जो है हम्म वो जला दी गई थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के नेतृत्व में हम्म रंगभूमि की प्रतियां जला जला दी दी गई गई। थी। हम्म तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं हम्म कि गांधी दर्शन में हम्म वर्ण व्यवस्था जो है हम्म वो पीक पर जाती है। पीक पर गांधी जाती जो है वो बड़े आदमी है, नो बड़े। डाउट, हम्म लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के भी मतलब हिमायती थे। हिमायती थी। हालांकि बाद में उनका जो वैचारिक जो द्वंद्व था, इस द्वंद मामले में स्पष्ट हो जाता है उनका समझ। द्वंद्व। जी जी। जब वो कहते हैं कि मैं हम्म ऐसी शादी में जाऊंगा हम्म जिसमें एक पक्ष जो है वो हम्म दलित होगा, गांधी ने जी। यह स्टेटमेंट बाद में दी। हम्म लेकिन उनका जो ज्यादातर जो वैचारिक यात्रा थी हम्म वो वर्ण व्यवस्था की हिमायती रही। हम्म तो जो आदर्शवाद है गांधी का वो दिखाई देता है हमें प्रेमचंद के जो आप देखेंगे लिटरेचर में, साहित्य में। लिटरेचर में। 1925 में आता है रंगभूमि,
उसके बाद प्रेमचंद जो है वो थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, चेंज। वो फिर मार्क्सिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, हाँ, प्रगतिशील 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 होने की कोशिश करते हैं। वो फिर अध्यक्ष कुछ, बनाए गए थे 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के। जी हाँ, वो जो उनका वक्तव्य था हम्म, वो तो मतलब अद्भुत है, और हम्म, वो एक मार्के का जो उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया। हम्म, लेकिन कफन पर मैं आ रहा था। हम्म, कफन से पहले उन्होंने दलित संदर्भों में हम्म, उन्होंने कुछ कहानियां लिखी, जी, जैसे सवा शेर गेहूं सवा उन्होंने शेर लिखा, गेहूं। सदगति उन्होंने एक कहानी लिखी, हम्म, और इस प्रकार से दो चार कहानियां और लिखी उन्होंने। हम्म, तो उन कहानियों में, या फिर आप जब गोदान को देखेंगे गोदान को तो देखते हैं। गोदान में भी प्रसंग आता है सिलिया और हम्म, उसका माता दिन का, या हम्म, दाता दिन है या माता दिन है वो। हम्म, और एक ब्राह्मण को प्रेमचंद जो है गाय की हड्डी खिला देते हैं। खिला ये एक देते बहुत हैं। बड़ा क्रांतिकारी मतलब क्रांतिकारी, कदम हाँ। था उस समय। हम्म, लेकिन कफन पर जो आपत्तियां जो दलित आलोचकों ने उठाई हैं, हम्म, वो मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ, हम्म, काफी हद तक सहमत हूँ। प्रेमचंद, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो चूक जाते हैं जब वो इतनी बड़ी घटना का जिक्र करते हैं कि अंदर झोपड़ी में जो एक स्त्री है बुधिया, हम्म, वो परसों पीड़ा में तड़प रही है। और आप जानते हैं कि एक महिला के लिए हम्म, उस समय, हम्म, स्पेसिफिक उस समय जब वो परसों पीड़ा में है, हम्म, तो उसको ज्यादा संवेदना की आवश्यकता होती आवश्यकता होती है ना। है। हम्म, तो बाहर बैठे जो दो लोग हैं जो मुख्य पात्र हैं हम्म, कहानी के, उनमें इतनी संवेदना भी नहीं आती कि वो उसके पास जाकर के, और उनमें से एक उसका पति है। पति है। तो प्रेमचंद जब इसको एक विशेष जाति से जोड़ देते हैं, जब वो इसको चमारों का टोला कह करके संबोधित कर देते हैं, हम्म, तो यहाँ पर जो है वो सवाल उठना लाजमी था। और मैं सहमत हूँ दलित आलोचकों से, चाहे वो डॉक्टर धर्मवीर हों, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हों, चाहे वो कमल भारती हों। हम्म, हालांकि जो प्रेमचंद को जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने प्रेमचंद पर काम किया है, वीरेंद्र हम्म, यादव हों या प्रोफेसर सुभाष चंद्र हों, हम्म, उन्होंने इसका जवाब देने की कोशिश की है हम्म, उनका। लेकिन मैं मतलब सहमत हूँ दलित आलोचकों से इस संदर्भ में। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं दलित विमर्श को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेमचंद का भी हाथ। प्रेमचंद ने उस टाइम में दलितों की कहानी लिखी, विमर्श को उठाया, जब हमें लगभग दलित विमर्श देखने को नहीं मिल रहा था। गोदान 1936 के आसपास का, उसमें दलित विमर्श की बात की गई। कफन कहानी में तो दलित विमर्श है। सदगति कहानी आपने पढ़ी होगी, वो जो विमर्श दिखाया, उसमें जो आक्रोश की जो भावना दलितों में दिखाई है प्रेमचंद ने, तो प्रेमचंद ये भी काम करते हैं। और प्रेमचंद का इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेमचंद ने दलित विमर्श को आगे बढ़ाया। तो कहानियों से हम दोबारा हमारी कविताओं पे आते हैं। आप कवि हो, कविताओं को अच्छे से समझते हो। आज के जो समकालीन जो कविताएं हैं लिखी जा रही हैं, कुछ कवि कथावाचक बन चुके हैं। आप समझ रहे हो मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ? जो कथावाचक बन चुके हैं वो ना तो पहले कवि थे, वो कवि थे ही नहीं, वो भांड थे, और कविता उनसे कोसों दूर थी। और जो कथावाचक बन चुके हैं, चाहे वो कथावाचक ना भी बनते, वो तब भी कवि नहीं थे जी। उन्होंने भांडगिरी के अलावा कुछ किया नहीं है। और ऐसे बहुत सारे मतलब हिंदी की मंचीय कविता है ना, जो मंचीय कविता, जिस मतलब आप कुमार विश्वास की या दूसरे लोगों की हाँ, बात कर रहे हो, जी जी जी, मेरी जो कविता की यात्रा जो है ना वो वहीं से शुरू होती है। अच्छा, वो मंचीय कविता से मैंने देखना शुरू किया था कविता को, और थोड़ा प्रभावित भी हुआ था। कुछ लोगों के नाम में ले सकता हूँ, जी, क्यों नाम लूं, क्या मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हिंदी की मंचीय कविता जो है वो बहुत पहले से ही दूषित हो चुकी थी। हालांकि मंचीय कविता में हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे मतलब कवि भी इसमें शामिल थे। लेकिन बाद की जो मंचीय कविता हो गई हिंदी की, उसमें मतलब सांप्रदायिकता और मनुष्य में भेद पैदा करने वाली कविताएं पढ़ी गई। मैंने यहाँ तक कविताएं सुनी हैं जो युद्ध का भी मतलब
समर्थन करती हो। समर्थन अब आप बताइए कि वो कैसी कविता होगी जो युद्ध का समर्थन करती होगी। और ऐसे कवि जो हैं मंच पर युद्ध का समर्थन करने वाली कविताएं पढ़ते हैं, जबकि उनका और उनके परिवार से कोई भी युद्ध जो जिसको सरहद बोलते हैं उस पर कोई मतलब उनका कोई सगा साथी कोई होता नहीं है। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से मतलब है ना। तो कुछ लोगों ने कोशिश की ऐसी कविताएं लिख करके निराला की पंक्ति में बैठने की, या सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति में, या दूसरे कवियों की जो बड़े, लेकिन नहीं, कविता ने उनको स्वीकार नहीं किया और ना स्वीकार करेगी। ये मतलब जो आने वाले जो कविता में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि जो कविता किसी भी दो देशों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध का संदेश देगी या भेद करेगी मनुष्य और मनुष्य के बीच में, तो कविता उसको स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल। कविता प्रेम की भाषा बोलती है, कविता जो है डिग्निटी की बात करती है, कविता गरिमापूर्ण बात करती है, कविता सादगी की बात करती है। कविता का मतलब लिटरेचर है ना। आपकी एक कविता मैंने पढ़ी, आत्ममुग्ध मस्खरा, उसमें लास्ट की जो लाइन है मैंने पढ़ी कि अगर आप राजधानी में घुसते हुए अपने सींगों को पैना नहीं कर पाए तो मैं अपनी सारी कविताओं को फूंक दूंगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और आप जिन सींगों की बात कर रहे हो वो लगभग इशारा जो है हम समझते हैं। आज का जो मस्खरा है और देश का जो हालात है देश के, आप आज की राजनीति को किस प्रकार देख रहे हो? आज की राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, आजादी से भी थोड़ा पहले जाना होगा, कि जिस प्रकार से सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रपंच रचे गए, धर्म को मुख्य हथियार की तरह प्रयोग करने की कोशिशें हुई। हालांकि उस समय पर वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे जो चीजें हैं वो ऐसी रोप दी गई हमारे समाज के मनों में कि फिर हमको देखने को मिला कि गांधी के होते हुए या नेहरू के होते हुए इतने बड़े विश्व नेता थे जो, और सरदार पटेल के होते हुए हमने देखा कि किस प्रकार से विभाजन हुआ, एक देश के दो देश बने, किस प्रकार से महिलाओं की अस्मतें लूटी गई, किस प्रकार से खून खराबा हुआ, किस प्रकार से दंगे हुए, बाद में भी मतलब चीजें जो हैं वो इसी प्रकार से चलती रही। समय समय पर अलग अलग जगहों पर दंगे और धर्म का जो विभेद है वो इस प्रकार से इतना गहरा कर दिया गया कि आदमी और आदमी के बीच में जो विश्वसनीयता थी वो फिर खत्म होने के कगार पर आ गई। एक मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, उस लड़के का नाम है दीपक कुमार। आपने बिल्कुल नई घटना अभी पिछले महीने ही देखी होगी कि किस प्रकार से वो जो है सांप्रदायिक शक्तियों के सामने अपना सीना उसने, मैं मानता हूं कि दीपक से कवियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो कवि जो हैं और जो साहित्यकार हैं वो सांप्रदायिकता से किस प्रकार से मुकाबला कर सकते हैं। हजारों कवियों पर एक दीपक कुमार जो है वो भारी पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। जी। कवि जो हैं समझौता परस्त हो गए हैं, और जैसे कविता का जिक्र हुआ था ना, चुनना महत्वपूर्ण, वो चुन नहीं पा रहे हैं। ये आज की हिंदी कविता की बड़ी दिक्कत हो गई है, इसलिए हिंदी कविता जो है अपनी विश्वसनीयता जो है वो खोती जा रही है। और जैसे नागार्जुन थे, बाबा नागार्जुन, बड़े बड़े मेलों में वो कविताएं पढ़ते थे तो हजारों की संख्या में लोग सुनते थे। मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, इतनी बड़ी गोष्ठियां होती थी। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, रागनियां सुनना अच्छा लगता है आपको? रागनियां जो है, हाँ, वो लोक से जुड़ी हुई चीजें हैं और रागनियां मैं मतलब बहुत सुनता हूँ शुरू से ही, बिल्कुल एकदम से। सांग भी देखते थे वो मतलब, लेकिन जो जिन लोक कवियों की हम रागनियां सुनते हैं, जिनको लोग गाते हैं कलाकार, धीरे धीरे
जो हैं उनसे विमुख, क्योंकि वैचारिक धरातल पर वो रागनियाँ जो हैं उस प्रकार से मैच्योर नहीं हुई हैं। जैसे हमारे समय के हरियाणवी लोक कवि हैं मंगत राम शास्त्री जी, मंगत राम शास्त्री जी। एक कवि हैं हम्म। अंग्रेज सिंह, अंग्रेज सिंह। अलेवा से हैं वो, जी। जींद के। हम्म। और रामधारी खटकड़ जो हैं, एक हम्म। विक्रम राही हैं, हम्म। जो वैचारिक मजबूती की कविता रागनियाँ लिखते हैं। हम्म। और बहुत अद्भुत रणबीर सिंह दहिया हैं, वो भी हम्म। अद्भुत रागनियाँ लिखते हैं। हम्म। तो कपोल कल्पित जो रागनियाँ का एक दौर चला, लक्ष्मीचंद, मांगेराम, मेहर सिंह, और जिन्होंने मतलब एक ऐसी परंपरा को ही विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई जिसके हम विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं। हम्म। तो धीरे धीरे जो है उससे विमुख होते चले गए। और हालांकि सुनते हैं रागनियाँ हम्म। सिर्फ एंजॉय करने के लिए, लेकिन मंगत राम शास्त्री, अंग्रेज सिंह और रामधारी खटकड़ जैसे अगर कवि और आए और उनकी रागनियों को अगर जन जन में ले जाया ले जाए जाया जाए। तो वो जो है वो बेहतर रहेगा। और जी। उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। जो विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर हैं उन पर रिसर्च कराएं हम्म। और उन पर काम करवाएं, और स्टूडेंट्स में या रिसर्च स्कॉलरों में उनकी तवज्जो ज़्यादा हो, तवज्जो ज़्यादा। उनकी स्वीकार्यता बढ़े। डॉक्टर साहब, एक बात, आज का जो हरियाणी फोक सॉन्ग चला हुआ है, क्या ये हरियाणा की जो रागनी है उस लीग को आगे ले जा पाया? जो हरियाणवी फोक है हम्म। वो उसमें 3-4 चीज़ें ही हैं। हम्म। उसमें स्त्री के प्रति बहुत ही ज़्यादा हिकारत है, हम्म। औरत के प्रति उपेक्षा का भाव है, हम्म। वो एक वस्तु है। हम्म। सेक्स के प्रति बहुत ही खराब मानसिकता है, हम्म। और हिंसा है, बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है हम्म। और हिंसा है। हम्म। और हरियाणवी फोक में कुछ नहीं है। हम्म। हरियाणवी जो फोक नहीं, जो पॉप कल्चर है पॉप उसकी कल्चर की बात बात। मैं कर रहा हूँ, हम्म। सॉरी, पॉप कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। उसमें हिंसा है और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत खराब है। वो जीरो है, बिल्कुल जीरो है। और जो नए पॉप सॉन्ग को गाने वाले लोग हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जो वैचारिकता की बात करते हैं। मतलब एक आध गीत मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मैंने मतलब ज़्यादा मतलब सुना नहीं इनको कि वो समानता की बात करते हों। वो जो जाति के आधार पर जो भेदभाव हरियाणा में देखने को मिलता है उसको कंडेम करने की बात करता हो कोई गीत, ऐसा नहीं है। जो स्त्री को समानता का दर्जा देने की बात करता हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। और हरियाणा की जो सांग परंपरा है वो जीवित है या? हरियाणा की सांग परंपरा जो है वो अपने अंतिम दिनों में है, और उसका कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग कि सांग परंपरा को किसी तरीके से जीवित रखा जाए। लेकिन समय बदल चुका है और समय बदलने के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं, और लोगों को समझना होगा कि आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आप जिला नहीं सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को फ़ोन नहीं रखना है, फोन नहीं जैसे खाप पंचायतें फरमान सुना देती हाँ, हैं, हाँ, हाँ। जीन्स नहीं पहनना जीन्स नहीं कुछ लोग पहनना। कह देते हैं। तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा। समय बदलता है तो सारी चीज़ें जो हैं वो धारा प्रवाह मतलब बह जाती हैं। जब नदी अपने विकराल रूप में आती है ना तो वो सबको बहा करके ले सबको बहा जाती ले है। जाती है। जी, जी, जी। बिल्कुल। जो आज की जो आलोचना है, हिंदी कविता या हिंदी साहित्य में जिस टाइम जो आलोचना थी 50 के दशक के आसपास, 70 के दशक के आसपास, आज की जो आलोचना है वो रूप नहीं ले पा रही है या उस तरह से लिखी नहीं जा रही है। आप इस चीज़ को कैसे देखते जो आज की आलोचना है, हैं? जो आज के आलोचक हैं और जो 50, 60, 70 या 80 के दशक तक का हुँ, मान लीजिए, हुँ, उन आलोचकों में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि दोनों की स्टडी जो है वो अंतर पैदा करती है। हुँ, वो लोग जो हैं हुँ, उनका अध्ययन जो है आप देख लीजिए, हुँ, रामविलास शर्मा हो, हुँ, चाहे डॉक्टर नामवर सिंह हो, नामवर सिंह। चाहे दूसरे आलोचक हुँ, डॉक्टर नगेंद्र या जो भी दूसरे आलोचक थे, उनका हुँ, अध्ययन जो है वो बहुत व्यापक था। व्यापक था। लेकिन आज के आलोचक जो हैं हुँ, वो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे नहीं कर हैं। पा रहे। वो सुविधाओं के लिए हुँ, बहुत मतलब वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। हुँ,
वो चीज़ों को, क्योंकि एक तो समय बहुत चेंज हो चुका है। हम्म, अगर आपको अभी एक किताब पढ़ने दी जाए तो वो किताब पढ़ना आपके लिए महाभारत हो जाता है। हम्म, और आलोचक को आलोचना करने के लिए हम्म, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। पढ़नी पड़ती है। उसको बहुत सारा अपना दायरा, जो एक कवि से, एक कवि की किताब आई तो उस कवि ने मान लो 50 किताबें पढ़ी, तो उस किताब पर आलोचना करने के लिए एक आलोचक को कम से कम 51 किताबें तो पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी पड़ती लेकिन आलोचक इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा है। है। ये इसका बुनियादी अंतर है। हम्म, और इसलिए जो है आलोचना, आलोचक और रचनाकार के बीच में भी फर्क पैदा हो गया। एक चीज बोली जाती है सर कि जो कुछ नहीं लिख पाता वो आलोचक बन जाता है। नहीं नहीं, ये तो मतलब ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आलोचक को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती हम्म, है ना। हम्म, और एक रचनाकार होता है, हम्म, उसको स्थापित करने में भी मतलब आलोचक की भूमिका बड़ी महनीय होती है। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि आलोचक जो कुछ नहीं कर पाते वो आलोचक बन जाते हैं, ऐसा ये इससे में तो मैं बिल्कुल हम्म, डिनाई करता हूँ, इससे बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ। हम्म, आलोचक बनने के लिए बिल्कुल एक आपके अंदर एक बहुत सारी प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा होनी चाहिए। बिना प्रतिभा के आलोचक बनना बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। मुश्किल है। संभव नहीं है। संभव अगर ही नहीं आपके है। अंदर प्रतिभा नहीं होगी तो, प्रतिभा का मतलब यह है कि आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा नहीं होगा। हम्म, एक रचनाकार से ज्यादा आप देख लीजिए, जितने भी बड़े आलोचक हुए हैं विश्व साहित्य में, हम्म, डॉक्टर जॉनसन से लेकर के और बहुत सारे जो लोग हुए हैं, और हिंदी में भी आप देख लीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर जिन्होंने एक प्रसाद दिशा दी, हम्म, और शुक्ल जैसे लोग हुए हैं। और अ, जो दलित आलोचकों में देख लीजिए, हम्म, उनका उनकी उनकी विद्वता हम्म। जो है वो एक अलग लेवल पर थी। आज के समय का जो दौर है सर, हिंदी साहित्य में जो कविताएं लिखी जा रही है और जितनी भी जो समकालीन परिस्थिति है हमारे देश की, क्या हमारा जो साहित्य है उस चीज़ पे खरा उतर पा रहा है? अभी मतलब जैसे मैंने 2-4 मिनट पहले ही कहा कि हम्म, हिंदी कविता जो है अपनी विश्वसनीयता खो रही है अपने आचरण के कारण। हम्म, क्योंकि जिस समय में, जिस वक्त हम्म, में आज हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, हम्म, वो समय कविता के लिए बड़ा चुनौतियों से भरा हुआ है। चुनौतियों से भरा। सत्ता जो है हम्म, और सत्ता पर बैठे हुए लोग जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, हम्म, और जिस प्रकार से दूसरी शक्तियां जो हैं, हम्म, जो सत्ता के चारों तरफ केंद्रित हैं, वो जिस प्रकार का कर्तव्य दिखा रही हैं इस हम्म, देश में, हम्म, तो कविता की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, हम्म, चारगुनी हो जाती है। हम्म, लेकिन इतना साहस हिंदी कविता में, इतनी नैतिकता, इतना साहस मुझे नहीं हम्म, लगता कि बचा है हम्म, कि वो इसका इस संघर्ष में आम जनता का साथ दे सके, दे सके। वो अपना एक हम्म, पक्ष तय कर सके। जैसा पक्ष मुक्तिबोध ने कहा मुक्ति था कि बोध किशोर हो तुम, तय करो किशोर हो तुम। तय करो किशोर हो तुम। हम्म, तो वो जो वो तय नहीं कर पा रहा। हम देखते हैं बड़े बड़े कवियों को, जिनको हम बड़ा कवि मानते हैं, वो आपको दूसरे दिन ही एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो बड़ी मतलब खराब होती है। जो इसलिए कविता की विश्वसनीयता है ना, हम्म, वो बन नहीं पा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हिंदी कविता ने सरेंडर कर दिया है सत्ता के चरणों में। हालांकि कुछ लोग हैं अभी भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, जी। लेकिन उनकी तादाद इतनी कम है हम्म, कि फिर शक पैदा होता है। शक पैदा हो जाता है। खैर चलो सर, पसंदीदा कवि आपके कौन रहे हैं? पसंदीदा कवियों में निराला हम्म, से लेकर के और मुक्तिबोध, हम्म, केदारनाथ सिंह, हम्म, एक कवि हैं प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ उनकी अग्रवाल। कविताएं भी जब मैंने पढ़ी, तो हम्म, ये 2017 की बात है, हम्म, उनका संपूर्ण मैंने पढ़ा, हम्म, तो वो भी एक अद्भुत कवि हैं। हम्म, और बाद के कवियों में जैसे कुंवर नारायण हैं, कुंवर नारायण। बहुत अच्छे कवि हैं। हम्म, अ, और उसके बाद के कवियों में असद जैदी एक मेरे प्रिय कवियों में हैं, हम्म, जो बहुत शानदार कविताएं लिखते हैं आज भी। हम्म, इसके बाद
अगर आज के कवियों की बात की जाए तो विहाग वैभव की कविताएं अच्छी लगती हैं, और हमारे साथी कवि हैं अदनान कफील दरवेश, वो भी बहुत बेहतर कविताएं लिखते हैं, और उनकी कविताएं पढ़ने में भी ऐसा लगता है कि हिंदी कविता बिल्कुल मृत प्राय नहीं हो गई है। नहीं। ऐसे कवियों में हरभगवान चावला हैं, उनका पूरा लिटरेचर ही मुझे, उनका न केवल लिटरेचर, हरभगवान चावला जी का उनका जो जीवन है ना, और उनका जो जीवन जीने का तरीका है, उनका जो सलीका है, जो उनके अंदर सादगी है, वो अद्भुत है। वो मतलब मेरे को लाजवाब कर देते हैं, प्रभावित करती है आपको। वो प्रभावित करते हैं। उनकी सादगी जो है, वो जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, बहुत अद्भुत लगते हैं। और दूसरे कवियों में कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ जिनको मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। एस पंवार एक साथी कवि हैं, सतपाल नाम है उनका, हरियाणा से हैं। हरियाणा से हैं, सिरसा से। वो भी बहुत अच्छे कवि हैं, क्या शानदार वो कविताएं लिखते हैं, गदगद कर देते हैं। मंजीत भोला गजलकार हैं, और जिस प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक चेतना को लेकर के गजलें लिखते हैं, बाकी हरियाणा में तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की गजलें कोई दूसरा, मतलब लिखते होंगे लोग, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता। मंगतराम शास्त्री हैं, उनकी भी सादगी, उनकी का भी जो प्रतिबद्धता है, बहुत सालों से वो मतलब लिख रहे हैं और लोगों में चेतना जगाने की कोशिश करते हैं। अध्यापक संघ से जुड़े हुए थे वो, लोगों में शराबबंदी को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के वो सांग करते थे। तो बहुत मतलब प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों से मिलकर के लगता है कि हम भी अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि इस रास्ते पर चलने के अपने खतरे भी हैं, लेकिन अगर कवि हैं तो फिर खतरे तो मतलब तो मुक्तिबोध जो है तोड़ने ही होंगे, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही। हाँ, अभिव्यक्ति के खतरे जो हैं वो उठाने ही होंगे जी। जो अभिव्यक्ति के खतरे नहीं उठाएगा तो फिर कविता जो है उसको अपनी शरण में नहीं लेगी, वो बाहर फेंक देगी, है ना। हाल फिलहाल कुछ लिख रहे हो? अभी जो है एक नोवेल मैंने पिछले 3-4 महीनों में लिखना शुरू किया है। हालांकि वो नोवेल जो हो वो मेरी चेतना का हिस्सा 2021 से ही रहा है। 2021 से ही मेरी चेतना में यह बात स्पष्ट रूप से मतलब गड़ी रही है कि मैंने एक नोवेल लिखना है। नोवेल नहीं, मतलब मुझे गद्य में काम करना है, और उसकी कहानी का जो पूरी फॉर्मेटिंग है वो मैं कर चुका हूँ, और अभी 4-5 महीने से मैंने उसमें तो लिखना शुरू किया। अभी मतलब कहने की बात यह है कि मैं अभी एक नोवेल पर काम कर रहा हूँ। धन्यवाद सर आपका पहुंचने पर। थैंक यू। थैंक यू।